स्वस्थ भारत के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। हमारा जो शरीर है वो कई अंगों से मिलकर बना हुआ है और हर अंग की अपनी विशेषता है, हर अंग अपनी तरह से कार्य करते हैं और हर अंग का जो स्थान है हमारे शरीर में कार्य करने का वो सब अलग अलग है। और हमारा शरीर ठीक तभी रहता है जब शरीर के सारे अंग दुरुस्त रहते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे गुर्दों से संबंधित समस्याओं के बारे में, खास करके जो मूत्र संबंधी जो परेशानियां आती हैं। हम सभी जानते हैं बहुत सारे जो परेशानियां हैं वो मूत्र संबंधी होती हैं। ये भी बताएंगे कि किस किस तरह की परेशानियां इससे संदर्भ में हो सकती हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इनका निदान कैसे होता है, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं और साथ ही साथ इस कोरोना काल में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, अगर कोई इस तरह का रोगी है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आपको बता दें, विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राणा प्रताप, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिम्स रांची में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मूत्र संबंधी अगर परेशानियों की बात करें तो बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं और आप एक चिकित्सक के नाते आप तो हर दिन अलग अलग तरह के पेशेंट देखते होंगे। आपसे हम जानेंगे कि किस किस तरह की परेशानियां होती हैं, क्या लक्षण है, क्या उपचार है, किस तरह की जांच होती है, कैसे ये ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये जो हमारे जो शरीर में जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, आमतौर पर हम ये जानते हैं कि इनका काम सिर्फ मूत्र से संबंधित जो काम है, बनाना या जो भी करना वही है। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी जानकारी अगर गुर्दों के बारे में हमें दे दें, लोग जानना भी चाहते हैं। जी, जैसा हम जानते हैं हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, दोनों ही पीठ के तरफ होते हैं, दाएं और बाएं साइड में। और जैसा आपने बिल्कुल सटीक कहा कि सिर्फ इनका काम मूत्र बनाना या छानना या नहीं है, इसके अलावा ये हमारे शरीर के देखभाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा मैं बताना चाहता हूं कि शरीर में जो आपके खून की मात्रा है उसको भी रेगुलेट करने का काम ये करते हैं। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बोन और मिनरल डेंसिटी, जिसको बोलते हैं हड्डी और हड्डियों के ऊपर जो ताकत रहती है, उसको मेंटेन करने में हमारे गुर्दों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हमने कुल मिला के जाना 4 मेजर फंक्शन जो हम लोग कहते हैं गुर्दों का होता है। इसमें से एक हुआ आपका किडनी में से पेशाब बनाना, दूसरा हुआ हड्डियों का और उसका स्वास्थ्य, तीसरा हुआ खून की मात्रा को शरीर में मेंटेन करना और चौथा हुआ ब्लड प्रेशर। ये चारों काम गुर्दे करते हैं। बिल्कुल। तो ये कितने और सभी महत्वपूर्ण हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि गुर्दों का भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार कई गलतियां हम करते हैं या अनुवांशिक है कई बार, जिसके चलते गुर्दों संबंधी परेशानियां हो जाती हैं। इस संदर्भ में कुछ आप बताना चाहेंगे? मूलतः हमारे गुर्दे जो है खुद को स्वस्थ रखने के काबिल रहते हैं, लेकिन कई बार जो है बनावटी बीमारियां, जिन्हें अनुवांशिक भी कहते हैं, उससे ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें कि हम लोग पाते हैं कि गुर्दे जो है पेशाब बना तो रहे होते हैं लेकिन उसको ठीक ढंग से विसर्जित नहीं कर पाते हैं, जिसको पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये सामान्यतः बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इलाज के अभाव में या जानकारी के अभाव में बहुत सारे मरीज जो हैं काफ़ी लेट प्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे में, यंग एडल्ट में, अगर आप देख रहे हैं कि बार बार वो शिकायत कर रहा है शरीर के किसी एक खास हिस्से में दर्द होने का, खासकर पीठ की तरफ, तो उसका अल्ट्रासाउंड कराना एक ज़रूरी होता है। अल्ट्रासाउंड जो है बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, उससे हम लोग स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा गुर्दों के अलावा पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होना, पेशाब की थैली में पत्थर बनना, गुर्दों में पत्थर बनना, ये काफ़ी कॉमन समस्याएं हैं जो हम सभी जानते हैं। इनके अलावा कुछ घातक रोग होते हैं, जैसे कि आपका कुछ खराब बीमारियां जो कैंसर वगैरह के नाम से जानी जाती हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं गुर्दों को। इसके अलावा जो है आपको हम लोग जो फर्टिलिटी से रिलेटेड पार्ट होते हैं, मेल फर्टिलिटी हम लोग देखते हैं। मेल फर्टिलिटी में हम लोग मूलतः जो है टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, इसकी पैथोलॉजीज को देखते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप उससे भी अगर किसी तरह के रोग से ग्रसित हैं, जैसे आप अभी के समय में शादी हुई है और 1-2 साल हो गए हैं और बच्चे होने में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, तो उसका जो मेल
फीमेल दोनों काउंटर पार्ट हैं। जो मेल रहता है उसमें 25 से 75% तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसे केसेस का इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। बिल्कुल। तो एक जो हम लोग आजकल दिनचर्या और जो उसकी बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मेरे ख्याल से हमारी फर्टिलिटी हुई है इस समय। मतलब आपने बताया और हमने भी जाना कि जैसे ये आप जैसे यूरोलॉजिस्ट हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं, तो मूत्र संबंधी जो परेशानियां हैं उनको तो आप देखते ही हैं, उनका हल निकालते हैं, लेकिन साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन सिर्फ पुरुषों का, पुरुषों से संबंधित जो इस तरह की समस्या है, जननांगों की समस्या है या फर्टिलिटी की समस्या है, वो भी आप उसका भी निदान करते हैं। तो इस पर भी हम थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे सर, लेकिन उससे पहले हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आमतौर पर अगर हम मूत्र रोग की बात करें तो बिल्कुल जो कॉमनली जो देखते हैं, हम अभी घातक बीमारियों की बात नहीं करेंगे, अगर जो शुरुआती जो होते हैं कॉमनली जो देखे जाते हैं वो किस किस तरह की समस्याएं हैं और ये बाद में किस वजह से घातक हो जाते हैं? जी, इसको मैं एक्चुअली टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग एज के हिसाब से अगर यंग एडल्ट्स या फिर स्त्री पुरुष ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्त्री पुरुषों में अगर जो हम लोग मूलतः 18 साल के बाद जो मूत्र रोग और उनसे संबंधित बीमारियां देखते हैं, उसमें इन्फेक्शन काफी कॉमन है। इन्फेक्शन के अलावा कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें कि पेशाब का बार बार होना, जो आजकल हम लोग जैसे गर्मी आ रही है तो हम देखेंगे कि पेशाब में जलन होना और उसमें बार बार पेशाब जाना, पेशाब के रास्ते में या निचले पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये काफ़ी कॉमन शिकायतें हैं। तो ये जो है आपका मूलतः ये इन्फेक्शन, हर बार इन्फेक्शन होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से मूलतः होती हैं और ये काफ़ी कॉमन भी होती हैं। और इन्फेक्शन जो है वो संक्रमण लोगों को पता नहीं चलता है कि किस वजह से संक्रमण होता है। तो इस संबंध में जो हिदायतें हैं कि किस तरह से हम अगर बाथरूम जाना है तो किस तरह से हम बर्ताव जैसे करें? अभी हमारा मौसम फिर चेंज होने वाला है, तो इस समय हम लोग देखेंगे कि पानी की मात्रा जो है संपूर्ण रखनी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा और बहुत कम दोनों ही नुकसानदेह होता है। अगर आप लंबे ट्रिप्स में जा रहे हैं या आपको लगता है कि आप बहुत देर तक पानी के नज़दीक नहीं रहेंगे, तो अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी कीजिए और एक मिनिमम इंटेक 2.5 से 3 लीटर पानी का कम से कम आप मेंटेन करके रखिए। अगर मैनुअल शारीरिक परिश्रम आप श्रम ज़्यादा करते हैं तो उसके हिसाब से आपको पानी मात्रा बढ़ाना होगा। टॉयलेट के लिए है कि कम से कम 4 से 5 बार दिन में जब आप जगे हुए हैं तो एक समय के हिसाब से आपको जाना चाहिए टॉयलेट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप किसी भी काम को करने के दौरान आप पेशाब लग रहा है, आप काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या दौड़ के पेशाब जाना पड़ रहा है, तो ये सब आपको अपने चिकित्सक से मिलने के लिए एक रीज़न हो सकता है कि आप अपने चिकित्सक से एक बार जाकर के संपर्क करें। अभी लाइफ स्टाइल में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, इनका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ये तीनों ही आप अलग अलग भी और एक साथ तीनों मिलकर के बार बार पेशाब कराना, ये सब इनसे काफ़ी कॉमन होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार जो खास करके महिलाओं में या फिर किसी में भी देखा जाता है कि बहुत देर तक बर्दाश्त करती हैं, कहीं टॉयलेट अगर नहीं है, जा नहीं पा रही हैं या किसी काम में व्यस्त हैं, ये कहाँ तक सही होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेडीज़ के लिए स्पेशल है कि अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं तो आप एक बार निकलने से पहले टॉयलेट ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको साफ़ सुथरा टॉयलेट उस तरह का व्यवस्था ना हो पाए। और पेशाब रोक करके बहुत देर तक रोकना किसी भी हालत में सही नहीं है। आप एक सही जगह देख करके आप टॉयलेट करना चाहिए। बहुत देर रोकने का मतलब नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसको बिल्कुल रोकना नहीं है, नहीं तो बाद में फिर परेशानी इसके चलते हो जाती है सर? जी हाँ, कई बार हो जाती है और कई बार जो है इससे ब्लैडर आपका लेजी होने लगता है और पेशाब रुकने लगता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो नहीं होना चाहिए। जी जी जी। तो ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने बताया कि कौन कौन से कॉमनली देखे जाते हैं, तो इसके जो शुरुआती अगर लक्षण लोग पहचान लें तो यकीनन देर होने से हम बचेंगे। जल्दी जांच कराएंगे तो जल्दी उनका निदान निकलेगा। जी हाँ। ज़्यादातर बीमारियां इसमें सीरियस नहीं होती, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, जिनका भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें में। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका दिनचर्या अगर इससे किसी तरह अफेक्टेड हो रहा है, मान लीजिए आप दिन में आपको अपना काम छोड़ करके बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है या उसकी वजह से आप बेचैन हो रहे हैं नहीं जाने की वजह से, तब एक बार दिखाना जरूरी है। बिल्कुल दिखाना जरूरी है। रात की नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, टॉयलेट आपको ब्रेक करके उठना पड़ रहा है या बेड पे हो जा रहा है,
तो ये दोनों सिचुएशन ऐसा है जिसमें आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, रात में 1 या 2 बार तो लोग ऐसे जी हाँ, नॉर्मल है, 1 से 2 बार है। एकदम नॉर्मल है, लेकिन आपकी स्लीप उसमें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी नींद खराब हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ताकि बाद में ज्यादा मुश्किलें जो है हमारी वो बढ़ ना जाएं। पेशाब का रंग अगर आप नोटिस करिए, हल्का पीला से लेके उजला, जिस तरह से आप पानी का मात्रा लेंगे उसके हिसाब से पेशाब का रंग होगा। बहुत ज़्यादा येलो नहीं होना चाहिए, डीप येलो, और रेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप रेड कलर देख रहे हैं यूरिन का, यानी लाल रंग का देख रहे हैं, तो फिर एक बार आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी जी। और अगर हम घातक बीमारियों की बात करें, मूत्र रोग संबंधी, जी तो थोड़ा सीरियस बीमारी में हम लोग देखते हैं स्टोन। अभी जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, जैसे ही गर्मी शुरू होगी तो स्टोन और उससे होने वाली शिकायतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें आप अपने खान पान परहेज के हिसाब से रखें। अगर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मात्रा में कोई भी सामान आपको नुकसान करेगा तो तेल, मसाला, नमक, मांस, मछली, इसका एक सीमित मात्रा में सेवन करें। और पानी का मात्रा जो है 3 लीटर तक रखिए। और अगर आप पहले से स्टोन के पेशेंट हैं जी, तो बहुत चांसेस हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको दोबारा स्टोन हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको बार बार नियमतः अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक बार जांच करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा जांच है जो कि हर जगह इजीली अवेलेबल है और कॉस्टली भी नहीं होता, और साथ में उससे कोई रेडिएशन इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो हम लोग स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड ही यूज़ करते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि कोई तकलीफ है या नहीं है, और कोई बात आगे बढ़े उससे पहले हम लोग, या छोटे में अगर स्टोन का ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो ईजी होता है बड़े स्टोन की तुलना में। तो वो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहले से जानते हैं कि आपको स्टोन है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसका फॉलोअप में रहिए। और अगर पहले ऑपरेट भी कराए हैं तो भी, और नहीं भी कराए हैं और आपको लगता है कि पीठ के पिछले हिस्से में आपको दर्द हो रहा है बहुत तेज, या साइकिल वगैरह चलाने में या गाड़ी में बैठने में जर्किंग के साथ पेन हो रहा है जो बाकी लोगों को नहीं महसूस हो रहा है, उनसे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के आपको देख लेना चाहिए। स्टोन्स कई बार पेनलेस भी होते हैं और वो ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल, स्टोन्स के बारे में तो हमने कई बार दर्शकों को बहुत डिटेल में बताया है। हमें उम्मीद है कि लोग इसको देख के लाभ उठा रहे होंगे। और स्टोन्स के अलावा और कौन कौन सी घातक बीमारियां हो सकती हैं? घातक बीमारियां में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे मूत्र रोग विभाग में कैंसर बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और मैं इसमें मेल फीमेल आप देखिएगा, पुरुषों और औरतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं कैंसर के होने में, दोनों में ही लगभग बराबर होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर आप वो कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तंबाकू खाना ये एक अलग रिस्क फैक्टर होता है, उसको भी आपको छोड़ना चाहिए। आपके इलाके में जो पानी का सप्लाई है वो कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, वो उस पर ध्यान दीजिए। पानी जो पी रहे हैं उसको साफ करके उबला हुआ, छना हुआ वैसा पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पेस्टिसाइड्स हैं उस पानी के सोर्स से दूर रहिए। माइनिंग हम लोग के यहाँ काफ़ी कॉमन है, माइनिंग से कुछ पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं पानी में, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जो कैंसर्स होते हैं वो मूलतः किडनी के और पेशाब की थैली के दो कॉमन हैं जो कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा मेल और फीमेल दोनों में मूत्र मार्ग का कैंसर, जो पेनाइल कैंसर, जो पेनिस के ऊपर कैंसर होता है, वो काफ़ी कॉमन होता है। तो पेनाइल कैंसर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि शर्माने का या घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप जब शुरुआती आपको दिखने लगता है कि आपको अपने बाह्य जननांग, जिसको पेनिस भी बोलते हैं, अगर आपको उसके ऊपर कोई ग्रोथ नज़र आता है तो आपको उसको छुपाना नहीं चाहिए और डॉक्टर से मिलकर के एक बार राय लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इतना कॉमन है, विजिबल है, फिर भी मरीज लोग मतलब इसको छुपा देते हैं और जाते नहीं हैं और बाद में फिर और गलत धारणा मन में बन जाती है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। और पेनाइल कैंसर जो है शुरुआती में ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा उसका इलाज होता है। अच्छा। और काफ़ी, लेकिन लेट करने पे वही वो लाइलाज हो जाता है, उसमें फिर हम लोग भी बहुत मदद नहीं कर पाते किसी का। तो पेनाइल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अभी साफ़ सफाई मूत्र मार्ग का रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें यही है कि आप अगर मूत्र मार्ग का साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो इस कैंसर के होने का चांसेस 10 गुना हो जाता है। उसको आपको साफ़ सफाई रखनी है। दूसरा पेशाब का थैली और किडनी का कैंसर, जो अगला जो 2 कॉमन कैंसर्स है वो होता है। पेशाब के थैली का कैंसर जो होता है हमारे यहाँ 50 ईयर्स के बाद बहुत कॉमन है। मेल फीमेल दोनों हर हफ्ते हम लोग 3 से 4 केसेस ऑपरेट करते हैं। मेजर माइनर हर तरह के ट्यूमर्स रहते हैं और
रीनल कैंसर उससे थोड़ा कम कॉमन होता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मिलता है। रीनल कैंसर एक्चुअली लेट प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि उसमें खून पेशाब में थोड़ा लेट से आता है। अच्छा। लेकिन पेशाब के ट्यूमर जो थैली का कैंसर होता है उसमें तुरंत खून आने लगता अच्छा। है। अगर 50 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है और पेशाब करते समय आप अपने पेशाब में शुरू में अंत में कभी भी खून मिला हुआ देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार इवेलुएट करा करके देख लेना चाहिए। मतलब खून आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कैंसर ही होना है, कोई और भी कारण से ये खून आ सकता है, इसलिए इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। और अगर कैंसर पता लग भी जाता है और अर्ली स्टेज में पता लगता है तो वो क्यूरेबल है। हाँ, पेशाब की थैली का कैंसर, ज़्यादातर कैंसर जो होता है इन्वेजिव नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग चूँकि डायग्नोसिस में थोड़ा डिले हो जाता है, पेशेंट एंड से पता नहीं चल पाता है। और कैंसर्स का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में प्रायोरिटी होता है, किसी और ऑपरेशन के ऊपर हम लोग पहले कैंसर का ऑपरेशन करते हैं। तो अगर ऐसा पता भी चलता है और आप समय पे हॉस्पिटल आते हैं तो इसका इलाज संभव है, और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी संभव है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो पिछले 5 साल से हम लोग के इलाज में मेरे द्वारा खुद ही ऑपरेट किए हैं और वो ठीक है। और रीनल कैंसर्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशाब में खून आ रहा है बीच बीच में रह करके और अपने से ठीक हो जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि लगातार नहीं है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। रीनल कैंसर्स जो है जब तक बहुत बड़े नहीं होते उसमें पेशाब में खून नहीं आता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत छोटे छोटे रीनल कैंसर्स को भी डायग्नोस करने के लिए सक्षम है। वो स्क्रीनिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप किसी भी तरह की समस्या से, इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आपके पीठ के साइड में दर्द हर समय रह रहा है, बना हुआ रह रहा है, या पेशाब में खून आ रहा है, या आप देख रहे हैं कुछ दिन से आपका वेट लॉस हो रहा है, पेशाब इधर 6 महीने में ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत बिना देर किए जांच के लिए एक बार चले जाना चाहिए चिकित्सक के पास में, क्योंकि इसके बारे में, कैंसर के बारे में तो हमेशा यही कहते हैं कि तुरंत जांच ना आँच, तुरंत जांच कराइए, जितनी जल्दी पता लगेगा उतना जल्दी इसका इलाज होगा। और आजकल कई कैंसर्स का इलाज जो है वो संभव है, ज़्यादातर कैंसर अब ठीक हो जाते हैं, इतने हमारे जो पद्धति में आधुनिक जो चिकित्सा प्रणाली है उसमें इजाफा हुआ है। तो और आपने जो बताया सर, ये तो बहुत सारे आपने कॉमन और घातक बीमारियों के बारे में बताया। तो शुरुआत में आपने जो फर्टिलिटी की बात की, जो आपने बात की कि हम लोग जो रिप्रोडक्टिव साइड जो है पुरुषों का, उस पर भी आप ही लोग देखते हैं। और ये जो सही आपने कहा कि आज के समय में युवाओं में ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इस तरह की जो फर्टिलिटी में उनका ये प्रभाव पड़ रहा है। आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि इसका क्या कारण है, और क्योंकि इसका निदान पाना भी बहुत जरूरी है ताकि भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। मेल फर्टिलिटी जो हम लोग डील करते हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली, अगर सिर्फ मेल फर्टिलिटी देखें तो 25% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। 25 से 50% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, 25% एक्सक्लूसिवली फीमेल्स होती हैं। अगर आपके 1 साल लगातार साथ रहने के बाद भी बच्चा होने में किसी तरह का तकलीफ होता है तो संभवतः आप दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसमें भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप जितना डिले करते हैं अपने इलाज में उतना लेट होता है, उसका इलाज भी मुश्किल होते जाता है, क्योंकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज जो है फिक्स्ड होता है, उससे ज़्यादा देर तक फर्टिलिटी उसमें रहती नहीं। और मेल्स का भी पैरामीटर्स जो है फॉल करने लगता है, जो चांसेस रहते हैं काफ़ी कम होने लगते हैं जैसे एज बढ़ता है। और कुछ एक अनुवांशिक बीमारियां जो हैं उनके हो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप लेट से बच्चे कर रहे हैं। तो अभी का जो हमारा लाइफ स्टाइल है कि कोई भी हम लोग मैरिज के लिए 28-30 तक तो लोग वेट करते ही हैं, मेल फीमेल जब तक सेटल नहीं हो जाए और जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाए। एक अच्छी भी चीज़ है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपना बेस्ट ईयर्स जो है फर्टिलिटी का वो लूज कर देते हैं, जो 20 साल से लेकर 30 साल तक का रहता है, जब काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारा पैरामीटर सही समय होता है बच्चे के लिए। जी हाँ। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है, जैसे सब फर्टिलिटी एक टर्म होता है, सब फर्टिलिटी में क्या होता है कि वो कुछ एक रिवर्सिबल फैक्टर्स की वजह से, जैसे स्ट्रेस, सिगरेट स्मोकिंग, पान तंबाकू का सेवन, या कुछ इस तरह के फैक्टर्स की वजह से कुछ रोग भी हैं, जैसे मम्स वगैरह हैं, अगर बचपन में मम्स हुआ है आपको, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, तो इन सब कारणों से जो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है अफेक्टेड हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों में। तो मेल्स में हम लोग कंसर्न रहते हैं, तो उसमें हम लोग सब फर्टिलिटी बेसिकली देखिए तो सीमेन एनालिसिस के बाद पता चलता है कि
अमाउंट जो है स्पर्म का कम आ रहा है, तो उसका इलाज जो है वो फर्टिलिटी का संभव होता है। वो उसकी दवाएं हैं होती हैं, कुछ और कारगर तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग फर्टिलिटी से फर्टिलिटी की तरफ जा सकते हैं। कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कि इलाज जो है सर्जिकल नहीं होता है और दवाओं से भी नहीं होता है, तो उसके लिए फिर तो आपको IVF ही कराना पड़ेगा। जी, ये जो समस्या है, तो युवाओं को, ये आपने सही कहा कि पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाना चाहते हैं युवा और उसके बाद बच्चे करते हैं, तो देर से बच्चे करने की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह के हैं अभी, तो उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? जो जैसे आपने बताया कि जो सिगरेट, तंबाकू वगैरह तो नहीं लेना है, और अदर आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे ताकि जो फ्यूचर में उनकी जो खुशियां हैं या भविष्य है वो सुरक्षित रहे? हम लोग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज जो है आपके बॉडी के लिए बहुत तरह से फायदेमंद होता है, और शरीर में एडिपोज का जो फैट का मात्रा होता है उसको एक लिमिटेड अमाउंट में रखता है, और बहुत पेशेंट्स में ये देखा गया है कि काफ़ी मात्रा में एडिपोज टिश्यूज अगर फैट ज़्यादा रहता है तो फर्टिलिटी कम रहती है। एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है जो आपको करना चाहिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस में। दूसरा, फल फूल हरी सब्जियों का प्रयोग जी। आप कोई भी विटामिन का पिल या इंजेक्शन ये जो लेते हैं मसल्स वगैरह बनाने के लिए, जो जिम में लोग रहते हैं, ये आप कर करके अपनी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें जो स्टेरॉइड्स वगैरह रहते हैं वो इनहिबिट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप फल फूल हरी सब्जियां ये लेते हैं और एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, देन आप अपने फर्टिलिटी की तरफ अच्छा ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल। मतलब कि सही मायने में अगर इस समस्या से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पहला तो ये है कि अगर समय पर शादी ब्याह हो जाए, समय पर लोग स्टैब्लिश हो जाएं, समय पर बच्चा हो, तो इस तरह की समस्या से हम बच सकते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो थोड़ा सा इसमें लेट कर रही है, तो इसमें डॉक्टर साहब ने जो सजेशंस दिया है, जो सुझाव दिया है, अगर हम उसका पालन करें तो बहुत हद तक स्थिति जो है वो ठीक हो सकती है। ये जो कोरोना का समय है डॉक्टर साहब, कई पेशेंट्स होंगे आपके, या फिर ऐसे भी इस तरह के जो पेशेंट हैं, तो उनको अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर दिखाने की ही सपोज ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इस समय किस तरह से उनके लिए व्यवस्था हो रही है? ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि सबको कि अभी तो कोरोना हम लोग का थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन गाइडलाइंस का प्लीज़ पालन कीजिए, और जो तर्कसंगत और नियम संगत जो व्यवहार की अपेक्षा किया जाता है उसको आपको सबको पूरा करना है। हम लोग सबको पूरा करना है, हम लोग की जिम्मेवारी है। मैं सर्जिकल पेशेंट्स के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार किसी भी चीज़ से संक्रमित हैं अभी, तो अपना ऑपरेशन कुछ दिन के लिए, अगर इमरजेंसी नहीं है तो डिले कीजिए। अगर आप इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तब तो इमरजेंसी ऑपरेशंस हो ही रहे हैं, इमरजेंसी कुछ है तब तो उसमें हम लोग रुक नहीं सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इमरजेंसी केसेस जो भी किए जा रहे हैं उनमें आउटकम्स भी बहुत असर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इलेक्टिव केसेस के लिए जा रहे हैं, जो कि जैसे स्ट्रक्चर की सर्जरी करानी, स्टोन की सर्जरी करानी, और वो इमरजेंसी नहीं है, तो आप कुछ दिन वेट कीजिए। ओल्ड एज पीपल से रिक्वेस्ट है कि जब कोरोना का वेव पीक पे रहता है तो कम से कम अपना ध्यान दीजिए बाहर जाने के लिए, और कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप भी अपने ऑपरेशन के लिए रुकिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें उन्हीं लोगों को है जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर आपके छाती में इन्फेक्शन हो रखा है, आप खांस रहे हैं और आप ऑपरेशन के लिए भी जा रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। कई बार कोरोना का रिपोर्ट हम जानते हैं कि 3 दिन 4 दिन का नेगेटिव होने लगता है, लेकिन आप अभी खांसी से निकले ही हैं, उस समय शरीर आपका पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है कोरोना में। जो कोरोना एक बीमारी इसलिए अलग से पढ़ाई जा रही है या जानी जाती है क्योंकि ये नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं होती है। इसमें जब सर्दी खांसी खत्म भी हो जाती है तो ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन बॉडी में चलते रहता है। वही जो ज़्यादातर लोगों में जो नुकसान होता है कोरोना से चेस्ट में या शरीर पे, वो उसी वजह से होता है। तो आप जब तक पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ नहीं महसूस करते हैं और नॉर्मल ऑपरेशन है, तो कुछ दिन आप उसको डिले करके कीजिए। यही मेरा सजेशन है। हम लोग कर भी यही रहे हैं। जिनकी इमरजेंसी नहीं है उनको हम लोग थोड़ा वेट करने बोलते हैं। अब हॉस्पिटल्स में अलग वार्ड्स हैं, बेड्स हैं, जिसमें कोरोना पेशेंट्स को रखा जाता है। नॉर्मल वार्ड में टेस्ट करके ही एडमिट किया जाता है। कोरोना पेशेंट्स को हम लोग अभी अलग वार्ड में रखते हैं। तो इसलिए वहाँ हॉस्पिटल आने से घबराएं बिल्कुल नहीं। अपनी बीमारी का इलाज कराएं, एक डेट ले लें जो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो,
और उसी समय आके ऑपरेशन कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात बताई है कि जो पेशेंट है ऑलरेडी उनको किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो रिम्स में पूरी व्यवस्था है और बिल्कुल घबराना नहीं है। स्वयं भी गाइडलाइन का पालन करें और हॉस्पिटल तो पूरी सुविधा दे ही रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस काल में भी पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है और ना होगी। तो चूंकि समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा सर कि आपसे और सवाल करें, तो चलते चलते एक छोटा सा संदेश हम लोगों के नाम चाहेंगे इस कोरोना काल में कैसे हम इस बीमारी से बचे रहें। देखिए, आप सबको एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि हम लोग सारे वैक्सीनेशन ड्राइव के, इतने बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव का पार्ट बन सकते हैं। और जो भी मोर्टेलिटी कहीं पे भी पाई गई है वो सबसे सिग्निफिकेंटली वैक्सीनेशन ही है जो उसको रिड्यूस कर रहा है। तो आप लोग सभी से आग्रह है, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया करके वैक्सीन अपने टाइम पे लगवाएं। अगर बूस्टर के लिए आप एलिजिबल हैं तो बूस्टर के लिए भी जाएं। और जो तर्कसंगत, नियम संगत बात है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनका हम लोग सबको फॉलो करना है। कहीं पे भीड़ भाड़ अनावश्यक रूप से नहीं लगाना है, मास्क का प्रयोग हमेशा खुले में करना है। अगर सर्दी खांसी है तो उस दिन काम पे ना जाइए, घर में रहिए, रेस्ट लीजिए। रेस्ट नहीं लीजिएगा तो आप अपने लिए भी परेशानी क्रिएट करते हैं और दूसरे के लिए भी करते हैं। रेस्ट नहीं लेने से ये बीमारी और खतरनाक हो जाती है और आप जब बाहर निकलते हैं तो आप बीमारी को फैलाते भी हैं। तो हर आदमी को कोरोना हो ही रहा है, हम लोग को भी होता है, तो हम लोग भी रेस्ट लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है कि कोरोना काल में पूरे गाइडलाइंस का, दिशा निर्देश का हम पालन करते रहें ताकि आने वाले दिनों में जो है इससे हम मतलब बचे रहें और पूरा देश जो है, पूरा विश्व कह सकते हैं, वो बचा रहे। तो डॉक्टर साहब आप आए और बहुत सारी अच्छी जानकारियां, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिली है। तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। और हम अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।